हेलो बेटा लोग, सिकरा चल रहा है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड आई होप आपको समझ भी आ रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ लेक्चर्स आप अटेंड कर चुके हैं। नाउ दिस इज सेक्शन 16, वेरी वेरी सिंपल। द होल लॉ इज रियली वेरी सिंपल। मेरी कोशिश यही है मैं बोलती रहूं, आपको याद हो जाए, तो फाइनल प्रिपरेशन साथ साथ ही कर लो तो अच्छा है, ताकि जब रिवीजन करो तो टाइम बहुत कम लगे, सो दैट यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। दैट शुड बी योर इंटेंशन एंड दैट इज माई इंटेंशन टू, राइट। अब देखिए, पावर टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट्स इन सर्टेन केसेस, ये है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे डाउट आता है कि किसी पर्टिकुलर एरियाज में या स्टेट में स्पेकुलेशन से लोग जो है कुछ गलत काम करने की सोच रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स को पर्टिकुलर मैनर में करने को बोल सकती है। तो फिर जैसा कहेगी वैसा ही करना पड़ेगा। गौर करिए, कहते हैं इट इज ऑफ द ओपिनियन इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन हर वक्त अनडिजायरेबल नहीं होती है, मालूम है आपको। तो कहता है इफ इट इज अनडिजायरेबल इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन एनी स्टेट और एरिया, तो हर चीज सर्टेन है। सर्टेन केसेस मतलब सर्टेन सिक्योरिटीज, सर्टेन एरियाज और स्टेट, राइट। फिर वही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा एंड गवर्नमेंट विल डिक्लेयर नो पर्सन इन द स्टेट और एरिया स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल सेव मतलब एक्सेप्ट, गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर वहां पे काम नहीं होगा। एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी। जो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है सिक्योरिटीज, उनकी सेल परचेज आप नहीं करेंगे, बस आप उस हद तक करेंगे और उस तरीके से करेंगे जितना गवर्नमेंट ने बताया होगा। इसका नोटिफिकेशन विल क्लैरिफाई एवरीथिंग, what type of contracts, to what extent, in what manner you can carry out। अगर उसको छोड़ के, नोटिफाइड मैटर को छोड़ के अगर आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो यू नीड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल, देन यू कैन गो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस इज वाई द वर्ड प्रोहिबिट इज हियर, राइट। तभी उसने बोला, कहते हैं सेव विद द परमिशन ऑफ सीजी एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, कि आप गवर्नमेंट की परमिशन के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना आप सिर्फ उस एक्सटेंट तक, उस हद तक और उस तरीके से कर सकते हैं जितना नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है। उससे हटकर करना है तो यू हैव टू गो फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। और अगर आपने गवर्नमेंट से नहीं पूछा है और जो नोटिफिकेशन है उसको भी फॉलो नहीं किया, ओके, आप अपने हिसाब से कर रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। तो फिर जो आपने किया है दैट विल बी टेकन एज इलीगल। If you are not following the provisions as stated above, you are not following the notification, or you are not taking the approval of central government where you should take, then whatever your contract is, that will be taken as, your transaction will be taken as illegal, right? So simple sa tha section 16. Now we are on the next section 17A, public issue and listing of securities referred to in subclause 1E of clause H of section 2। section 2 में सारी definitions है। मैंने आपको पहले भी definitions जब आई थी कोर्स में, तो मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में कि जगह जगह पे जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम उसको डील करेंगे। So here we are talking about section 2 clause H and subclause IE। It's not IE, sorry, it is 1E, 1A B C D E, thereby it is 1E, right। फिर 2 आ जाता है subclause। This is how we read it. So it is section 2 clause H and 1E is a subclause, right? तो वो ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है हम पर्टिकुलर सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज H में है, जिसमें बड़े सारे सब क्लॉजेज हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ एक ही सब क्लॉज की बात कर रहे हैं, दैट इज 1E। तो उसमें 1E में क्या है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। कौन सी सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर स्टॉक, ये सब सिक्योरिटीज में आ जाता है, जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं और सब। लेकिन हम फिर यूनिट्स आ जाते हैं, और फिर उसमें म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं वो आ जाते हैं,
और फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं, या और भी कोई जो नोटिफाइड है वो आ जाती है, तो सब सिक्योरिटीज हैं। और फिर हम बात कर रहे हैं एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटी की, जिसका मेंशन सब क्लॉज 1E में है, और उसकी डेफिनेशन फिर मैंने यहाँ डाल दी है एज इट इज, कॉपी करी है, जिससे कि आपको मैं यहाँ पे समझा पाऊँ और हमें वापस उस एरिया में ना जाना पड़े। डेफिनेशंस वाले में रिपीटेड है, वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे लिखा है, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है मैंने, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, इसको समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल बनाते हैं, जिससे आपको ये डेफिनेशन बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगी। फाइन, तो लेट अस सपोज एक बैंक है जिसने हाउसिंग लोन दिए, सपोज, ओके, ऐसी स्टोरी है, 100 करोड़ के हाउसिंग लोन दिए बैंक ने, तो बैंक की एसेट हो गई। अब बैंक को फिर से आगे लोन देने हैं तो पैसे चाहिए, तो बैंक ने क्या किया, एक एंटिटी बनाई अपनी, उस पर्टिकुलर एंटिटी को काम सौंपा। अब ये 100 करोड़ के हाउसिंग लोन इसके पास आ गए। हाउसिंग लोन पे फिर इंटरेस्ट आता है, पता है आपको। तो इस एंटिटी ने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइप का इंस्ट्रूमेंट या सर्टिफिकेट्स निकाले और लोगों से उसके अगेंस्ट पैसा मांगा। तो लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो वो इन्वेस्टर्स हैं। अब इन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया इन सर्टिफिकेट्स में या इस इंस्ट्रूमेंट्स में, वर्ड एक ही है, जो मर्जी बोले आप, मीनिंग एक ही है। और वो पैसा गया इस एंटिटी के पास, और एंटिटी ने इन इन्वेस्टर्स को क्या दिया, जो इन हाउसिंग लोन्स पे इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरीके से ये बेनिफिशियल होल्डर्स हो गए। इसका मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स को मिल गया, और जो सर्टिफिकेट्स है वो एक प्रूफ हो गया, जो सर्टिफाई करता है कि हाँ इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा एंटिटी को दिया है, जिसके बदले में एंटिटी उनको ये इंटरेस्ट देगी। और एंटिटी के पास 100 करोड़ इकट्ठा हो गया कैश, क्योंकि वो इन्वेस्टर से मिल गया। और वो कैश एंटिटी ने किसको दे दिया, बैंक को। अब बैंक के पास पैसा आ गया, अब बैंक आगे लोन फिर से इट विल बी एबल टू गिव लोन, और एसेट्स जनरेशन हो जाएगा। सारा किस्सा समझ आ गया होगा। ये तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि बैंक ने लोन्स दिए, बैंक की एसेट्स जनरेट हो गई, अपनी ये एसेट उसने एक एंटिटी को दी, जिसको यहां पे इश्यूअर कहा जाएगा। दिस एंटिटी इज द इश्यूअर। इस इश्यूअर ने क्या इश्यू किए, सर्टिफिकेट्स, किसको, इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स ने इस इश्यूअर को क्या दिया, पैसा। वो पैसा इस एंटिटी ने जो इस पर्टिकुलर पर्पस से ही बनाई गई थी, ये एंटिटी बैंक ने अपने इस पर्टिकुलर पर्पस से ही बनाई थी, उस एंटिटी ने ये कैश जनरेट करके बैंक को दे दिया, बैंक की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब इन्वेस्टर्स को क्या मिला, जो हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट आता है। तो हम सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में इस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, और सेक्शन 70 ने सिर्फ इसी सिक्योरिटी के बारे में है। वो क्या है वो आगे आएगा। अब देखिए लैंग्वेज समझ आ जाएगी। कहता है एनी सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, जो भी बोल लो आप, issued to an investor by any issuer being a special purpose distinct entity, जिसको एक पर्टिकुलर पर्पस से बनाया गया, which possesses any debt or receivable, housing loan is a receivable, right, including mortgage debt, अगर कहीं कोई डेट दिया और उसके अगेंस्ट गिरवी रखा है, एक ही बात है, वो भी एसेट है। assigned to such entity, बैंक ने इसका असाइनमेंट एंटिटी को कर दिया था। and acknowledging beneficial interest of such investor in such debt or receivable। अब ये एंटिटी जब ये सर्टिफिकेट इश्यू कर रही है, तो वो एक्नॉलेज कर रही है कि इसका जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टर को जाएगा। बेनिफिशियल और इंटरेस्ट ऑफ सच इन्वेस्टर, उसका क्या बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो उसको मिलेगा। दैट इज व्हाट इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ सच इन्वेस्टर इन सच डेट और रिसीवेबल इंक्लूडिंग मॉर्गेज डेट एज द केस में भी। समझ आ गया होगा पूरा कि ये सर्टिफिकेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो इश्यूअर ने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, ये सिक्योरिटीज हैं एज पर सेक्शन 2 क्लॉज H सब क्लॉज 1E, राइट। अब जब ये 100 करोड़ रुपया इन सर्टिफिकेट के जरिए इस एंटिटी ने जो पर्टिकुलर पर्पस से एस्टैब्लिश करी गई है, जो यहाँ पे लिखा है स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, राइट, तो उस एंटिटी ने जब किया तो इसका पब्लिक इश्यू लॉन्च किया होगा इन सिक्योरिटीज का। तो हम उसी के पब्लिक इश्यू की ही बात कर रहे हैं, इन सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू की बात कर रहे हैं। और ये आपको कंपनी लॉ से पहले भी नॉलेज है
कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इश्यू लॉन्च करती है तो उसको उन सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना होता है। ये मूवमेंट 1 से सीख रहे हो, जब से मैं ये लॉ पढ़ा रही हूं तब से भी बोल रही हूं, और कंपनी लॉ में तो बहुत सुना है आपने कि सिक्योरिटीज की लिस्टिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिक्योरिटीज यहां, अब हम इस सिक्योरिटीज की बात और उसकी लिस्टिंग की बात सेक्शन 17A में कर रहे हैं, राइट। तो आगे अब उसी के ऊपर चर्चा आ रही है, कंडीशंस फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ दिस सिक्योरिटी, राइट, सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट 1E सब क्लॉज। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब आप ये जो इश्यूअर है, इश्यूअर मतलब वो एंटिटी, स्पेसिफिक पर्पस एंटिटी जो बैंक ने एस्टैब्लिश करी, एग्जाम्पल में उसको इश्यूअर बोला हमने हर जगह पे इसलिए ताकि ये वर्ड सेट हो जाए। तो वो ये कहते हैं कि जब ये इश्यूअर ये पब्लिक इश्यू लॉन्च करेगा तो उसको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेबी ने ये सब डिजाइन या डिवाइस किया हुआ है या डिसाइड किया हुआ है, रेगुलेशंस हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो रेगुलेशंस है उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये सब रेगुलेशंस और सब कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेबी के द्वारा डिसाइडेड है, तो इश्यूअर को वो सब फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो पब्लिक इश्यू लॉन्च कर सकते हैं। तो देखिए कहते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है या आप लर्न नहीं कर पाते हैं तो ये स्टार्टिंग आप छोड़ सकते हैं, आप सीधा यहाँ से स्टार्ट करें। अदरवाइज वो ये कह रहा है कि इस एक्ट में या किसी भी और एक्ट में जो इस वक्त चल रहा है उसके हम प्रोविजंस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो सब एज इट इज चलेगा जैसा लिखा हुआ है। नो सिक्योरिटीज ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन 2 क्लॉज H सब क्लॉज 1E shall be offered to the public or listed on exchange unless issuer fulfills eligibility criteria and complies with such other requirements as may be specified by regulations made by SEBI। क्लियर हो गया ना, सिंपल था। मैं लैंग्वेज भी साथ साथ पढ़ रही हूँ सो दैट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर कोई बच्चा है जिसको अंग्रेजी की प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मेरा थोड़ा स्टाइल ऐसा ही है। उसके बाद वो क्या कहता है, कहते हैं कि जो इश्यूअर है ये बात हमें पहले से भी पता है कि आप पब्लिक इश्यू लॉन्च करते हैं उसके लिए आप प्रॉस्पेक्टस छापते हैं, उस प्रॉस्पेक्टस में ही आपको इन्वेस्टर्स को या जो प्रॉस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स हैं उनको बताना पड़ता है कि सर हमने इस जैसे NSE BSE DSE वॉट एवर इतने एक्सचेंजेस हैं हमारे यहाँ, तो उसमें हमने अप्लाई किया है सर लिस्टिंग के लिए, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये आपको प्रॉस्पेक्टस में लिखना पड़ता है, राइट। और अगर एक भी एक्सचेंज आपको अप्रूवल नहीं देता है लिस्टिंग की तो फिर आप वो इश्यू नहीं कर सकते हैं और एप्लीकेशंस के साथ जो भी पैसा आया है वो आपको लोगों को वापस करना पड़ेगा, जिसका कोई इलाज नहीं है, आपको वापस ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज आपकी सिक्योरिटीज को लिस्ट करने को रेडी नहीं है, तो फिर आप अलॉट करने के बाद उसका सेल परचेज कैसे करोगे? जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, कल को जब वो ट्रांसफर करना चाहेंगे तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कोई इंटरमीडियरी ही नहीं होगा, तो फिर वो कैसे करेंगे? तो हाउ कैन दिस अलॉटमेंट बी अलाउड? देयरफॉर इट सेज कि अगर एक भी एक्सचेंज आपको मना कर रहा है तो फिर आपको वो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, रादर विद इन 8 days वापस करना पड़ता है, राइट। तो गौर करिए, ही सेज एवरी इश्यूअर इंटेंडिंग टू ऑफर द सर्टिफिकेट्स रेफर्ड देयरइन टू द पब्लिक शैल मेक एन एप्लीकेशन, कि वो स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन कर रहे हैं, एक या जितनों को भी कर रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे लिस्टिंग कराना चाहते हैं। बिफोर इश्यूइंग द ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट इज द प्रोस्पेक्टस, राइट, उसको इश्यू करने से पहले, क्योंकि इसकी चर्चा आपको प्रोस्पेक्टस में करनी होती है। फिर वन और मोर दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू, आप किस किस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हैं, उनके नाम तक आपको प्रोस्पेक्टस में लिखने पड़ते हैं, राइट। फिर वेयर द परमिशन नॉट ग्रांटेड, अगर आपको किसी एक ने या सबने किसी ने भी नहीं किया तो इश्यूअर फोर्थविथ मींस इमीडिएटली, एकदम उसको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे जो भी आपको मिले हैं एप्लीकेशंस के साथ। और अगर 8 days में आपने वापस नहीं किए तो 8 days की एक्सपायरी के बाद, जहां 8 days खत्म होते हैं, तो समझ लीजिए 9th day ऑनवर्ड्स 15% पर एनम का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी हो जाती है इश्यूअर की, प्लस उसके जो भी डायरेक्टर्स हैं या जो भी लोग उसमें ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, राइट। सो ही सेज is not repaid within 8 days after the issuer becomes liable to pay, director, issuer and every director or trustee in default
ऑन एंड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 8th डे जॉइंटली सेवरली लायबल। यहां से नेचुरली ये कोई रटने वाली बात नहीं है, हर कोई थोड़ी ना अलग अलग इंटरेस्ट देगा, तो इन सब के ऊपर मिलकर जिम्मेदारी है। फिर भले हम एक से सारा पैसा निकलवा लें या सबको मिलकर हम जैसे भी इनके ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहे डाल सकते हैं, किसी एक को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहे कंपनी को सिर्फ या इनको मिलकर, वो एक अलग बात है। अदरवाइज इन सबकी मिलकर जिम्मेदारी है। देयरफॉर इट इज जॉइंट एंड सेवरल टू रीपे दैट मनी विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इसको भी अंडरलाइन करना जरूरी है आपके लिए, ताकि दिमाग में रहे एग्जाम में अगर कोई केस वेस बने तो यू शुड रिमेंबर कि इनको अब प्रॉब्लम आएगी सर, इनको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस दिन से देना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह की बातें आए, फिगर्स आए, तो रजिस्टर में अलग से जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें इस तरह की बातें जरूर लिखिए। कौन लायबल है, कब से लायबल है और क्या लायबिलिटी है। ओके। उसके बाद वो कहता है कि जो भी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज के जितने भी लॉ में प्रोविजंस हैं, इस एक्ट में प्रोविजंस हैं, जब ये वाली सिक्योरिटीज पब्लिक इशू लॉन्च हो रहा है तब वो सारे के सारे प्रोविजंस एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, राइट। देयरबाय ही सेज ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू लिस्टिंग of securities of a public company on exchange mutatis mutandis, meaning मैंने दे दिया है as it is, apply to the listing of securities of this nature that we are talking about, right? So I hope this section 17A is very much clear, very simple. Now we are on section 18A that talks about derivative. Again definition, section 2 clause AC talks about derivative, जिसको मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि वो चर्चा है तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं। डेरिवेटिव वैसे आप सबको आता होगा, आपके एसएफएम में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्यूचर, ऑप्शंस, फॉरवर्ड, है ना, ये सब वर्ड्स आपके लिए नॉर्मल हैं। तो आई गिव यू सिंपल एग्जाम्पल जो आपको भी ऑलरेडी आता होगा। इन केस अगर कोई है जिसने अभी नहीं पढ़ा है तो उसको हेल्प हो जाएगा, राइट। बाकी इसकी प्रैक्टिकलिटी आप बहुत ज्यादा उस पेपर में पढ़ते हो, तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज मैं दे रही हूँ आपको, लेकिन एग्जाम्पल के जरिए, सो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू, राइट। कि एक सपोज एक है हमारे सेलर या मिस्टर एक्स, या सेलर बोल देते हैं उनको, और एक है हमारे बायर, ठीक है। तो एस और बी हैं, और सपोज कर रहे हैं हम, पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिए, आपको भी आती है, कि सपोज वो इसको लग रहा है, इसकी जो थॉट प्रोसेस है, his thought process is कि गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। सपोज इसको लगता है इट विल इंक्रीज इन फ्यूचर, ठीक है, और इसको लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस जो है दैट विल डिक्रीज इन फ्यूचर। ये इनका थॉट प्रोसेस है, सपोज, ठीक है। अब अगर इसको लग रहा है कि कल को प्राइस बढ़ेगा तो इसने क्या सोचा कि मैं आज खरीद लेता हूं, तो इसको फिर हम इसका नाम लिखें तो अच्छा है, सपोज, और ये बेसिकली क्या बनेगा, फिर बायर बनेगा, और फिर ये क्या बनेगा, सेलर बनेगा। लेट अस सपोज ही इज एस एंड ही इज बी, राइट। तो बी को लग रहा है कि कल को प्राइस बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो आज खरीद लेगा और ये सोचेगा कल बेचूंगा तो नफा होगा, ठीक है। और सपोज कर लेते हैं कि आज जो गोल्ड का प्राइस है पर 10 ग्राम्स दैट इज 30,000 रुपीज पर 10 ग्राम, ओके। एक तोला जो गोल्ड है उसका जो प्राइस है वो 30,000 है, लेट अस सपोज, ओके। और इसको लग रहा है कि कल को ये प्राइस बढ़ेगा, तो इसने सोचा आज खरीद लेता हूं। इसको लग रहा है कल प्राइस कम हो जाएगा तो फिर मेरे को नुकसान होगा, तो इसलिए आज ही बेच देता हूं, ठीक है, और कल घट जाएगा तो खरीद लूंगा। यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। इसने सोचा आज खरीद के कल बेचूंगा, प्राइस बढ़ेगा तो फायदा होगा, ऐसे ही उसने सोचा, बस सोच अलग है कि उसको लग रहा है प्राइस बढ़ेगा, इसको लग रहा है प्राइस घटेगा। अब इन्होंने आपस में बात करी कि ठीक है, मैं 10 ग्राम तेरे से बाय करता हूं आज, और तू मेरे को 10 ग्राम सेल कर आज इस प्राइस पे। ना एक्चुअल प्राइस का लेन देन होगा, ना एक्चुअल गोल्ड को हम डिलीवर करेंगे। इसका मतलब बस हम बात कर रहे हैं कि आज हमारी ये डील हो गई। और फिर बोला कि इसका मतलब है आज क्या कर रहे हैं, बी जो है वो बाय कर रहा है और एस जो है वो सेल कर रहा है। और आफ्टर 1 मंथ, आज ही डिसाइड कर लिया उन्होंने कि 1 महीने बाद ट्रांसैक्शन को रिवर्स कर देंगे। इसका मतलब है बी जो है उसे सेल कर देगा और एस जो है उसे परचेज कर लेगा, ही विल बाय।
इसका आज मैं खरीदता हूं, कल तेरे को 1 महीने बाद बेचता हूं। और एस बोलता है आज मैं तेरे को बेचता हूं, ठीक है 1 महीने बाद मैं तेरे से खरीद लेता हूं, जो भी प्राइस होगा उस पे, क्योंकि दोनों अपने अपने दिमाग के हिसाब से चल रहे हैं। अब असली बात यह है कि आज ना वो खरीद रहे हैं ना वो बेच रहे हैं, इसका मतलब ना गोल्ड की डिलीवरी हो रही है ना प्राइस का लेन देन हो रहा है, हवा में बात हो रही है। और 1 मंथ बाद भी वो एक्चुअली सेल परचेज नहीं करेंगे, ट्रांसैक्शन को रिवर्स करेंगे और डिफरेंस से लेन देन कर लेंगे। जो पेमेंट होगी वो डिफरेंस की हो जाएगी। स्टोरी क्लियर? अब सपोज 1 महीना बीत गया। नाउ आफ्टर 1 मंथ सपोज जो गोल्ड का प्राइस है वो 35,000 हो गया पर 10 ग्राम, 5,000 से बढ़ गया। अब जिसने आज खरीदा और कल बेचा तो उसने खरीदा कितने पे था? 30,000 पे। बेच कितने पे रहा? 35,000 पे। डिफरेंस कितना हो गया? 5,000। तो ये उसका प्रॉफिट हो गया ना, बी का ये प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसने 30 पे खरीदा, 35 पे बेच दिया और 5,000 उसका नफा हो गया। ये नफा वो एस से ले लेगा। इसका मतलब ट्रांसैक्शन 1 महीने बाद सिर्फ कितने से होगी? 5,000 से, जो बी को मिल जाएगा और एस को देना पड़ेगा, क्योंकि एस ने उसे 30 पे बेचा था और 35 पे खरीद रहा है, तो उसका 5 का नुकसान हो रहा है। अब ये जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आज किया है ये डेरिवेटिव है, दिस इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी डेफिनेशन देखो, ये पॉइंट बी जो है बड़ा सूट करता है इस एग्जाम्पल को। कहता है कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जो आज खरीद बेच कर रहे हैं 1 महीने बाद रिवर्स कर देंगे, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? 5,000। लेकिन ये वैल्यू डे 1 से थोड़ी ना पती थी, नहीं मालूम थी ना, डे 1 पे थोड़ी ना मालूम थी इसकी वैल्यू 5,000 है। ये वैल्यू समय के साथ डिराइव हुई है। 1 मंथ के बाद एक्चुअल प्राइस इंडेक्स को देखा गया, उससे इसकी वैल्यू पता चली, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है? 5,000, क्योंकि एक्चुअल लेन देन इनका 5,000 से हुआ है। 30 और 35 सिर्फ बातों में था, राइट? सो ही सेज अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइसेस, 1 मंथ के बाद का प्राइस और आज का प्राइस। इफ वी कंपेयर द टू वी गेट द वैल्यू दैट इज 5,000. So he said it derives its value from the prices or index of prices of underlying securities. अब सिक्योरिटीज हो या कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको डेरिवेटिव का मीनिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू डिराइव होती है समय के साथ, क्योंकि प्राइसेस समय के साथ जो बदलाव आता है उसकी वजह से पता चलता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। देयरफॉर इट इज अ डेरिवेटिव, द कॉन्ट्रैक्ट इज डेरिवेटिव। और फिर डेरिवेटिव में आ जाता है फ्यूचर, आ जाता है ऑप्शन, आ जाता है फॉरवर्ड, आ जाता है, ये सब काइंड्स ऑफ डेरिवेटिव है, आपको अच्छे से मालूम है, राइट? अब ये बाकी भी पॉइंट्स आप पढ़ोगे तो आपके प्रैक्टिकल पेपर के हिसाब से आपको बहुत आसान लगेंगे, राइट? कि जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स है, फिर गवर्नमेंट किसी को बोल दे कि जी ये इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव है, फिर असिक्योरिटी, जैसे मैंने अभी गोल्ड का एग्जाम्पल लिया, ऐसे कोई भी सिक्योरिटी, right, derived from a debt instrument, share, loan, whether secured, unsecured, risk instrument, contract for differences or any other form of security, right? अब हम पढ़ रहे, ये तो था सेक्शन 2 क्लॉज AC, right? Now we are on section 18A. एक्चुअल हमने उसकी बात करनी है। अब 18A क्या बोलता है? आई होप इट इज क्लियर। डेरिवेटिव वैसे होगा आपको पहले से भी नॉलेज। अब वो बोलता है एज पर सेक्शन 18A कॉन्ट्रैक्ट्स इन डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहते हैं वो लीगल होंगे अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सब कुछ किया जाए। कहते हैं सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, राइट? और सेटलमेंट जो होगी उसकी स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस के थ्रू ही होनी चाहिए, या फिर जैसे गवर्नमेंट बोल दे, ही सेज इट शैल बी लीगल इफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज and settled on clearing house of stock exchange or between such parties on such terms as central government by notification specify. तो सीधी सी बात स्टॉक एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट है या फिर जैसे गवर्नमेंट बोल दे, राइट? और स्टॉक एक्सचेंज के अपने रूल्स एंड बायलॉज होंगे जिसको फॉलो किया जाएगा। क्लियर हो गया ना?
उसके बाद आया सेक्शन 21 कंडीशंस फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो आपको अभी भी मैं बता चुकी हूं कि जब भी हम शेयर्स कोई भी पब्लिक इशू लॉन्च करते हैं तो हमें वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग करानी पड़ती है, वो मैंडेटरी है, नहीं तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने सिक्योरिटीज का सेल परचेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर लिस्टिंग अलाउड नहीं हुई तो फिर हमें सारा पैसा वापस करना पड़ता है, अलॉटमेंट वॉइड मानी जाती है, जितना भी पैसा लिया है यू हैव टू रिटर्न, राइट। तभी वो बोलते हैं, वही है, रिपीटेड ही है, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। और दूसरी बात, जब भी आप लिस्टिंग कराते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के बीच में एक लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है और उस लिस्टिंग एग्रीमेंट के बकायदा कुछ कंडीशंस होते हैं जो कंपनी को फुलफिल करने पड़ते हैं, और अगर कंपनी उन क्राइटेरिया को या उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है तो समय के साथ स्टॉक एक्सचेंज उसके शेयर्स को डीलिस्ट भी कर सकता है, राइट। दैट इज व्हाट द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। He says section 21 provides where securities are listed on application of any person, that is company. The person has to comply with conditions of listing agreement in that stock exchange, right? फिर आ गया सेक्शन 21A जिसने डी लिस्टिंग की बात करी। जब भी डी आ जाता है, मैंने आपको बताया था, उसका मतलब हो जाता है रिमूवल। तो डी लिस्टिंग हो गया, लिस्टिंग हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ने अपने यहाँ पर शेयर को लिस्ट कर दिया, इसका मतलब है उसका भी प्राइस अब आता रहेगा और लोग उसके हिसाब से सेल परचेज करते रहेंगे। अब डी लिस्ट हो गया, इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट रेडी टू डील विद योर सिक्योरिटीज, और उसने साफ कह दिया जी आपके इस सिक्योरिटी को हम हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करेंगे, मतलब इसकी कोई सेल परचेज में हम इंटरमीडियरी बनने को तैयार नहीं है। दैट इज व्हाट इज डी लिस्टिंग, राइट। और डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज जब भी ऐसा करेगा तो उसको एक मौका सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा, उस कंपनी को, कि हम आपका शेयर क्यों डीलिस्ट कर रहे हैं, और उसको बकायदा रीजंस भी देने पड़ेंगे कि किस बेसिस पे उसने डीलिस्ट किया है, व्हाट आर द ग्राउंड्स, राइट। दैट इज व्हाट ही सेज कि ग्राउंड्स वही होने चाहिए दैट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट, कोई उनमें से कोई रीजन होना चाहिए, और उससे पहले कंपनी को एक, जिसके शेयर्स आपने डीलिस्ट करे हैं उनको एक मौका जरूर देना पड़ेगा कि आप बताइए आपने ऐसा किया इसलिए हम डीलिस्ट कर रहे हैं, अब आपको क्या कहना है, हम क्यों डीलिस्ट ना करें, क्योंकि आपको एक मौका देना बनता है, इसलिए आप कुछ कहिए अपने फेवर में अगर आप कहते हैं तो। अब बात आती है कि मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज की डिस्कशन हुई और उसके बाद भी वो डीलिस्ट कर रहा है, तो अब वो कंपनी की तो क्लास लग गई, उसके लिए मुश्किल हो गया बहुत, तो क्या वो अपील में जा सकते हैं? तो आंसर इज यस, एसएटी के पास जाएंगे, दैट इज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसके पास आप जाके अपील कर सकते हैं। और जब आपको ये स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि हम डीलिस्ट कर रहे हैं, उस जिस दिन आपको ये डिसीजन सुनाया गया उसके बाद के 15 डेज हैं आपके पास, जिसमें आप जाके एसएटी के पास अपील कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जा पाए और अगर आप कोई सफिशिएंट कॉज एसएटी के सामने रखते हैं, तो फिर अगर उनको सेंसिबल लगते हैं आपके रीजंस या कॉजेस, तो फिर वो आपको एक 1 मंथ का एक्सटेंडेड पीरियड भी दे सकते हैं जिसमें आप उनको अपील कर सकते हैं, राइट। तो 15 डेज के बाद का अगला 1 महीना और मिल जाता है, बट यू हैव टू हैव सेंसिबल और रीजनेबल कॉज बिहाइंड योर डिलेड अपील, राइट। देयरबाय ही सेज एसएटी के पास जाएंगे और 15 डेज में जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन, जब स्टॉक एक्सचेंज ने आपको डिसीजन दिया डीलिस्ट करने का। फिर एक्सटेंशन फॉर अपील, ही सेज प्रोवाइडेड एसएटी इफ सैटिस्फाइड कंपनी वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग, कि इनके पास कोई कारण था जिसकी वजह से अपील नहीं कर पाए, तो इट मे अलाउ टू बी फाइल्ड विद इन अ फर्दर पीरियड, फर्दर मतलब 15 डेज के आगे का पीरियड, जिसमें मैक्सिमम आपको 1 मंथ मिल सकता है, राइट। ये था हमारा सेक्शन 21A, right? So now we are on 22A, that is appeal before SAT against refusal to list security. Now we are not talking about delisting, we are talking about refusal to list. ये वो केस हो गया जिसमें आप पब्लिक इशू लॉन्च कर रहे हैं, आपने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस में बकायदा बताया कि हमने इन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया है, फिर किसी स्टॉक एक्सचेंज ने आपको परमिशन नहीं ग्रांट किया, तो फिर आपके आंसू आ रहे हैं, आप मतलब कंपनी, और फिर क्या वो अपील में जा सकती है? तो आंसर इज यस। फिर वो एसएटी के पास जाएंगे कि सर देखिए कोई ढंग का रीजन नहीं दे रहे हैं ये लोग और हमारी बात भी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो प्लीज आप इस मैटर को देखें कि ये हमारे को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं।
फिर एसएटी जो है वो हियरिंग करेगा और फिर पूरी जांच पड़ताल के बाद जो उसको सही लगेगा, हो सकता है वो बोले जी ठीक है ये तो लिस्ट नहीं होगा, हो सकता है उनके ऑर्डर को मान जाए, हो सकता है वो ना माने और बोले जी नहीं लिस्ट करिए। अब अगर उन्होंने बोल दिया लिस्ट करिए तो फिर स्टॉक एक्सचेंज ना नहीं कर सकता, फिर स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टिंग अलाउ करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 22A। ओके, अब वही बात आ रही है, कहते हैं वेयर एक्सचेंज एक्टिंग इन परसुएंस ऑफ मतलब अकॉर्डिंग टू एनी पावर गिवन टू इट बाय इट्स बाय लॉस, क्योंकि वो सब कैसे काम करेगा वो सब बाय लॉस में लिखा रहता है, तो उसकी पावर लेते हुए, बाय लॉस से पावर लेते हुए अगर एक्सचेंज ने आपको लिस्टिंग अलाउ नहीं करी है तो फिर आप, ही सेज कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश्ड विद रीजन फॉर सच रिफ्यूजल, राइट। वो भी पीछे पड़ा है कि स्टॉक एक्सचेंज को रीजन देने पड़ेंगे हम क्यों आपको लिस्टिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं। और फिर कंपनी क्या कर सकती है जब उन्होंने रीजन दिए हैं, देखो दो बातें हो सकती है, एक होता है कि हमने अप्लाई किया लिस्टिंग के लिए और फिर स्टॉक एक्सचेंज ने हमें रीजन दे दिया कि हम आपको लिस्टिंग अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। दूसरा होता है कि हमने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया और एक पर्टिकुलर पीरियड होता है स्टॉक एक्सचेंज के पास जिसमें वो हाँ या ना करेंगे, और वो उतने पीरियड में रिफ्यूज भी नहीं किए और हाँ भी नहीं किए, इसका मतलब है दे आर साइलेंट, स्टॉक एक्सचेंज इज कंप्लीटली साइलेंट, वो बता ही नहीं रहे अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भी हम यही मानेंगे कि वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्शंस। तो फिर वो जब पीरियड एक्सपायर हो गया और उनका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसमें वो आपको जवाब देंगे, और अगर वो पीरियड खत्म हो गया और उसमें जवाब नहीं आया तो भी उसके अगले 15 डेज में आप जा सकते हैं। पीरियड खत्म हो गया तो अगले 15 डेज में जा सकते हैं, और अगर वो पीरियड अभी चल रहा है और इसमें ही उन्होंने कहा सॉरी हम आपको लिस्ट नहीं करेंगे, तो फिर जब उन्होंने रीजन दे दिया और बोल दिया हम नहीं करेंगे तो उसके अगले 15 डेज में आप जा सकते हैं। बात फिर वही है, एसएटी आपको एक 1 मंथ का एक्सटेंशन दे सकता है, बट अगेन यू हैव टू हैव सेंसिबल रीजन और सफिशिएंट कॉज बिहाइंड दैट कि आप डिलेड अपील क्यों कर रहे हैं, राइट। तो वो कॉमन पॉइंट्स है डिलिस्टिंग के अपील में भी और लिस्टिंग नहीं अलाउड है इसकी भी अपील में, राइट। तो बिल्कुल सेम है। ही सेज विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच रीजन वॉज फर्निश्ड, वो ये वाला केस हो गया कि उन्होंने रीजन दिया आपको कि जी हम लिस्ट नहीं करेंगे, वहां से 15 डेज में। और जहां पे वो कहता है वेयर स्टॉक एक्सचेंज अमिटेड और फेल टू डिस्पोज ऑफ, ये वाला केस जिसमें उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द एप्लीकेशन फॉर परमिशन फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स टू बी डेल्ट विद ऑन स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 डेज, फिर उसके आगे के 15 डेज। He says within 15 days from the date of expiry of the specified time. तो I told you this is the specified time और इसके एक्सपायरी के अगले 15 डेज में आप जा सकते हैं, और फर्दर पीरियड आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा 1 मंथ, लेकिन उसके लिए सफिशिएंट कॉज आपको देना पड़ेगा, राइट, सिंपल इनफ। अब ही सेज अपील टू द, वही रिपीटेशन है आगे, उसकी कंप्लीशन है लाइन की, और देयर अपॉन, अब जब ऐसा आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद क्या होगा, एसएटी आपको एक मौका देगा सुनवाई का दोनों पार्टीज को। एसएटी आफ्टर गिविंग स्टॉक एक्सचेंज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अब वो क्या कर सकते हैं, वेरी, और लर्न करने के चाहिए ये वर्ड्स आपको, वेरी और सेट असाइड द डिसीजन, जो स्टॉक एक्सचेंज का डिसीजन है उसे चेंज भी कर सकते हैं, उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, और जहां पे स्टॉक एक्सचेंज ने कोई जवाब ही नहीं दिया था तो फिर वो हाँ भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, यू गॉट द लैंग्वेज। जहां पे स्टॉक एक्सचेंज ने बोला नो वी डू नॉट अलाउ, तो फिर वहां पे वेरी और सेट असाइड वर्ड है कि उनका जो डिसीजन था उसे खत्म कर दिया जाए या उसे बदला जाए। और अगर वो जवाब ही नहीं दिए थे स्टॉक एक्सचेंज वाले, अमिटेड और फेल टू डिस्पोज ऑफ, देन या तो हाँ करेगा एसएटी या फिर ना करेगा, देयरफॉर द 2 वर्ड्स ग्रांट और रिफ्यूज। क्लियर हो गया। और फिर वही कि अगर एसएटी ने उसका बिल्कुल साइड कर दिया जो भी उसका डिसीजन था और अपना जवाब दिया, तो फिर suppose it grants the permission, then stock exchange has to act in conformity. It means it has to follow whatever is asked to do by SAT, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। I hope you got this, right? तो यहाँ तक लेते हैं, नहीं तो मैं तो नॉन स्टॉप बोलती जाऊंगी तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। Let us stop it here and move on to the next lecture after this, right? So first read till this beautifully. सारा अच्छे से लर्न कर लीजिए, और लर्न का मतलब ये नहीं होता रट्टा मारिए, उसको समझिए, ब्रेन में सेट करिए एक स्टोरी के माफिक, और फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।